कादी फ़ायद ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हलफ उठा रहे हैं। नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनको ये मौका मिला, हालांकि वो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी उजलत में एक आइनी तरमीम पास की। उस आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान में किस किस्म का खिलवाड़ हुआ ये भी आप सब जानते हैं। और उस आइनी तरमीम के नतीजे में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने फैसला किया कि कौन होगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस। तो दो सीनियर जजेस को छोड़ने के बाद तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। ये तीसरे नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, ये इस आइनी तरमीम की मरहून मिन्नत है। अदरवाइज़ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते। हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की चॉइस है जस्टिस याह्या अफरीदी। अब इनके लिए कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस इनके लिए छोड़ कर गए हैं इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब। कादी फ़ायद ईसा साहब जिस तरह रिटायर हुए हैं, कोई भी जज पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे रिटायर नहीं हुआ और ना आइंदा कोई जज ऐसे रिटायर होना चाहेगा। जिस सुबह की शर्मिंदगी और बेइज्जती के साथ वो गए और जो हालात का उन्हें आइंदा सामना करना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान के लोग उनके बारे में सोचते हैं, कोई जज या कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं चाहेगा कि वो इस अंदाज में कभी अपनी नशिस्त से हटे या उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़े। अब जो बड़े चैलेंजेस हैं जो कादी साहब छोड़ गए वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिनसे निपटना पड़ेगा फौरी तौर पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को। पहला और बड़ा चैलेंज ये है कि वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मुत्तहिद कर पाएंगे। कादी फ़ायद ईसा साहब ने पिछले 2-2.5 साल में इस किस्म की सियासत की और इस किस्म का अंदाज अपनाया अदालतों के अंदर कि अदलिया में जजेस तकसीम का शिकार हो गए। अब उस तकसीम को ख़त्म करने का वक्त है। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी तमाम जजेस को साथ लेकर चल पाएंगे? क्या जस्टिस याह्या अफरीदी जो अदलिया के अंदर एक तकसीम पैदा हो चुकी है उस तकसीम को ख़त्म कर पाएंगे? पहला चैलेंज उनके लिए ये है। दूसरा चैलेंज, जिस आइनी तरमीम के नतीजे में वो मुतनाज़ तरीके से चीफ जस्टिस बने हैं, उस आइनी तरमीम के ऊपर बहुत सारे लोग दरखास्तें लेकर आ चुके हैं। इस आइनी तरमीम के बारे में जिसको गलत तरीके से पास करवाया गया, आलमी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी का बायस बनी। वकला, सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी, आम पाकिस्तानी तमाम इससे खाइफ हैं और जो हथकंडे अपनाए गए वो भी सबके सामने हैं। इस आइनी तरमीम पर क्या करते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के दौर में। अब देखना यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के दौर में क्या इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ ऐसे ही उड़ाई जाएंगी या हालात बेहतर होंगे। नंबर 3, जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं वो अभी भी जारी हैं। यानी ये काम तो कई दहाइयों से हो रहा है। बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाता है और उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। इंसाफ लोग मांगते रहते हैं, वो ये कहते हैं हमें अदालत में पेश करें, हमें मुजरिम साबित करें, लेकिन लोगों को जबरी तौर पे लापता पाकिस्तान में रखा जाता है और ये बड़े लंबे अरसे से सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब सियासी वर्कर्स को, सहाफ़ियों को, वकला को, शायरों को, इनको भी अगवा करना शुरू कर दिया गया, हत्ता के ख़वातीन को भी उठाया गया। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है, अभी भी कुछ लोग जो हैं वो लापता हैं और इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी की पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि वो क्या करते हैं। बड़ा चैलेंज है। नंबर 5, जो धांधली ज़दा इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि 2024 के फरवरी में होने वाला इलेक्शन इस मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन है, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो लोग जीते उन्हें जाली फार्म 47 के ऊपर हरा दिया गया और फार्म 47 जाली बनाकर कुछ लोगों के हाथों में थमा दिया गया जिन्हें अवाम ने वोट नहीं डाला था और वो लोग जाकर उस फार्म की बुनियाद पे असम्बलियों में बैठ गए। तो जाली असम्बलियाँ वहाँ मौजूद हैं। अब ये धांधली वाला एक मुकदमा भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इस पे जस्टिस याह्या अफरीदी क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। छठा चैलेंज ये है कि जो ईमानदार जजेस के ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे हाई कोर्ट्स के अंदर, जिन जजेस ने ये देखना था कि फार्म 45 वाला जीता है या फार्म 47 वाला जीता है, उन्होंने फैसला करना था और धांधली को ख़त्म करना था, उस मामले में बड़ी ज़्यादती हुई है और रिटायर्ड जजों को वहाँ लगाने की कोशिश की गई है, बल्कि लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए एक और बड़ा चैलेंज है कि क्या यहाँ वो इंसाफ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। नंबर 7, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है। कादी फ़ायद ईसा साहब माजी में कहते थे कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पकड़े गए और उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा था, तो कादी साहब ने इस मामले को दबा दिया और बड़े अरसे से ये केस इल्तवा का शिकार है। जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये होगा
कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं ले रहे तो फिर उन्हें फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल वाला जो मामला है इसके ऊपर भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। ये भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 8, इलेक्शन कमीशन की जो बदतरीन जानिबदारी है और वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दे रहा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसले पर अमल दरामद करवाना भी एक बड़ा चैलेंज है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। नंबर 9, 6 जजों का जो खत वाला मामला है वो कहाँ जाता है। 6 जजेस ने कहा था कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से, हमारी स्पेस को हमें रीगेन करना है। और उन जजेस ने बड़ा लंबा चौड़ा एक शिकायतों का पूरा पुलंदा लिखा था। कादी फायद ईसा साहब ने इस मसले को दबा दिया था। देखना यह है कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी इन 6 जजेस को और बाकी अदलिया को उसकी स्पेस वापस लेकर देते हैं और इस मामले पे कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। नंबर 10, शहीद अरशद शरीफ वाला मामला हमारे लिए ये सबसे अहम मामला में से एक है कि इस मामले पर जस्टिस उमर अता बंदयाल इंसाफ नहीं दे सके, इस पर जस्टिस कादी फायद ईसा इंसाफ नहीं दे सके। तो क्या इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी इंसाफ दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। नंबर 11, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की एक पॉलिसी है और कादी साहब का तो एक ज़ाती बुग़्ज़ दिखाई देता था, बल्कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, पहले से मना कर रखा था कि आपने इमरान खान का या पीटीआई का केस नहीं सुनना। लेकिन वो डेलिबरेटली तमाम केसेस सुनते थे, उनके बेंचेस इस तरह बनाते थे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो। तो देखना है कि वो पॉलिसी जारी रहती है या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इंसाफ की फराहमी शुरू करते हैं। नंबर 12, सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में जो कादी फायज़ ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई और उसके नतीजे में अपनी मनपसंद का एक बेंच बनाया और 63A के अंदर रिव्यू कर दिया मामला, वहाँ पे 2 सीनियर तरीन जजेस एतराज़ कर चुके हैं। ये दोनों जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी से सीनियर हैं। अब क्या जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट को बुलाते हैं, क्योंकि दोनों जजेस ने कहा था कि फुल कोर्ट बुलाएं और इस सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर फैसला जारी करें। देखना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने सीनियर जजेस की बात मानते हैं या मामला किसी और तरफ जाता है या कादी साहब वाली पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 13, 9 मई का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सीरियस इशू है। ये सियासी जमात बुरी तरह क्रश हुई है 9 मई के बाद। वहाँ तहरीक इंसाफ ने एक डिमांड कर रखी है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CCTV फुटेज सामने ली जाए, पूरा इस मामले की इंक्वायरी की जाए, जो जिम्मेदारान है उनको सज़ा दी जाए। तो इस पे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को देखना होगा कि वो इस पे क्या करते हैं, एक बड़ा चैलेंज ये भी है। और इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा जब जस्टिस याहिया अफरीदी बेंचेस बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे वो केसेस के बेंचेस बनाएंगे तो हमें इस बात का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली वो क्या लाइन ले रहे हैं और किस तरफ मामले को लेकर जा रहे हैं। तो जनाब ये है सारी सूरत हाल, जो बड़े चैलेंजेस हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने खड़े हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। अब आ जाए जो कैदियों वाली वैन वाला मामला हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसका जो लुब्बे लुबाब है कुछ मैं थोड़ी सी समराइज़ कर देता हूँ आपके सामने, सिचुएशन में रख देता हूँ। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने इस्लामाबाद आए, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से भी, तो सैकड़ों के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सरकारी मुलाजमीन है वो भी गिरफ्तार हो गए, कुछ MPs वगैरह वो भी गिरफ्तार हो गए। तो ये जो लोग गिरफ्तार हुए थे इनके ऊपर पुलिस ने ना एक एक वक्त में अलग अलग पर्चे डाल दिए। इस इलाके का भी कोसार का भी डाल दिया, तो संजानी का भी डाल दिया, तो उधर का भी डाल दिया। जब ये मामला जजेस के सामने आया तो कल जज साहब ने कुछ 82 लोगों को एक साथ डिस्चार्ज कर दिया था। यानी ये वो सारे लोग हैं जिनके ऊपर कोई और मुकदमा पेंडिंग नहीं था। 82 मुकदमात में ये डिस्चार्ज हो गए थे। जो दूसरा मुकदमा पेंडिंग था उसमें इनकी बेल हो चुकी थी, लिहाजा अब इनकी हथकड़ियाँ खोलनी थी। डिस्चार्ज होने का कानून ये कहता है कि कोई किसी किस्म का आपने जमानती मुचलका जमा नहीं करवाना, कोई और आपने काम नहीं करना। होना सिर्फ उसके अंदर इतना है कि उसी अदालत के अंदर खड़े होकर पुलिस वाले ने आपकी हथकड़ियाँ खोलनी है और आपने अपने घर चले जाना है। नाउ यू आर फ्री, आप एक आज़ाद शहरी हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ा अजीब काम किया। पुलिस इन लोगों को शायद छोड़ना नहीं चाहती थी, या पुलिस को ऑर्डर्स आए कि इन लोगों को अभी नहीं छोड़ना, तंग करना है। तो पुलिस ने 3 कैदियों वाली वैगनों के अंदर इनको भरा और भरकर इनको ले